कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस तरह जिन मुद्दों पर जीत दर्ज की, उसके बाद यह बहस का मुद्दा बन गया कि क्या अगले साल होने वाले लोकसभा के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी की राह मुश्किल हो जाएगी। क्या मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है? तो वहीं एक सवाल बहस में ये भी शामिल हुआ कि क्या कांग्रेस अब बीजेपी को हराने के लिए सक्षम हो गई। आज इन्हीं सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। बीजेपी पिछले 9 सालों से केंद्र की सत्ता में है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मेहनत का रंग राहुल गांधी के सामने फीका पड़ गया। कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस का दावा और मजबूत हो गया और उन्हीं मुद्दों के साथ अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले कई और राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। आने वाले चुनावी राज्यों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर महीने में चुनाव है, तो राजस्थान में दिसंबर में। माना जा रहा है कि जिस तरह मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल है, उसी तरह कांग्रेस के लिए राजस्थान का चुनाव मुश्किल है। इन 3 अहम राज्यों के अलावा मिजोरम में नवंबर में चुनाव है, जहां मिजो नेशनल फ्रंट का शासन है, तो वहीं तेलंगाना में दिसंबर में है, यहां चंद्रशेखर राव का शासन है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले या साथ में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा में भी विधानसभा चुनाव संभव है। अगर बात करें परसेप्शन की, तो लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत बीजेपी के लिए किसी भी लिहाज से हितकारी नहीं है। उड़ीसा में नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं। अगर बात करें इन्हीं तीनों राज्यों की, तो यहाँ बीजेपी की मौजूदगी कहीं से भी प्रभावी नहीं है। ऐसे में कर्नाटक के बाद इन राज्यों में बीजेपी के लिए उम्मीद की कोई ठोस वजह भी नहीं दिख रही। भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोटिंग का पैटर्न अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। यही सेम पैटर्न मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखा गया, लेकिन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में वोटिंग पैटर्न एक ही रहता है, जिसका विधानसभा उसी का लोकसभा। आंध्र प्रदेश के 2019 के विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP को बम्पर जीत मिली थी और लोकसभा चुनाव की 25 सीटों में से 22 पर भी जीत दर्ज की। 3 सीट TDP के खाते में गई थी और बीजेपी का खाता यहां खुल नहीं पाया था। उड़ीसा में भी कमोबेश यही स्थिति रही। उड़ीसा के भी विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक को जीत मिली थी और लोकसभा चुनाव में 21 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तेलंगाना में भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग अलग नहीं थे। कर्नाटक जीतकर भी कांग्रेस आश्वस्त नहीं हो सकती है कि लोकसभा में भी उसे जीत मिलेगी। अगर होती है तो ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि साल 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी 224 सीटों में से 40 पर ही सिमट कर रह गई थी, तो वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 28 सीटों में से 17 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 28 में से 25 सीटों पर जीत मिली थी। पूर्ववर्ती वर्षों के ये आंकड़े कांग्रेस के आश्वस्त होने पर जल्दबाजी की मोहर लगा देंगे। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी का जिक्र करते हुए लिखा है कि कर्नाटक विधानसभा के चुनावी नतीजे के आधार पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कमतर आंकना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की हार असल वजह स्थानीय नेता रहे। उनका नेतृत्व कांग्रेस की तुलना में काफी कमजोर रहा। बीजेपी के पास येदियुरप्पा के अलावा कोई कद्दावर नेता नहीं था और येदियुरप्पा की भी लोकप्रियता अब नहीं रही। दूसरी बात यह है कि जितनी बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है, उससे साफ है कि पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट करने वाले लिंगायतों ने भी कांग्रेस को इस बार वोट किया है। आने वाले राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों नेताओं का अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में चले जाने की क्षतिपूर्ति अभी कांग्रेस नहीं कर पाई, जिसका सीधा असर प्रदेश कांग्रेस की सेहत पर पड़ेगा। दूसरी ओर अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी के गिरेबान पर झांके तो ऐसी कोई कलह नजर नहीं आती जो कि वहां नुकसान पहुंचा सके। हालांकि ये बात पूरी तरह सत्य है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कर्नाटक में दमखम लगाया था, उससे तगड़ा झटका लगा है। मोदी का चुनावी कैंपेन के आखिर में बजरंगबली के नाम पर वोट मांगना भी काम नहीं आया, और यही एक ऐसी बात है जो कांग्रेस को ऑक्सीजन दे रही है। कर्नाटक में बीजेपी को येदियुरप्पा के नाम से जाना जाता है। 2012 में लाल कृष्ण आडवाणी ने येदियुरप्पा को हटाकर बीजेपी की हैसियत का अंदाजा लगाया था। वही गलती फिर से मोदी ने दोहराई। इससे बीजेपी को दोबारा सबक लेना चाहिए कि वह प्रदेश के स्थानीय नेताओं को खारिज कर लंबे समय तक चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी की भूल है जो सभी प्रदेशों को हरियाणा और उत्तराखंड की तरह ही आंक लेती है। अगर बात पिछले साल की करें तो दिसंबर 2022 के गुजरात चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली थी और कांग्रेस को शर्मनाक हार। तो वहीं हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस ने जीता था। जाने माने राजनीतिक एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने माना है कि कर्नाटक के इस नतीजे का मनोवैज्ञानिक असर होगा। कांग्रेस की जीत यह संदेश देगी कि बीजेपी को भी हराया जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद का बना माहौल जिंदा रहेगा। कर्नाटक के चुनावी नतीजे के बाद 2024 के आम चुनावों का मैदान कांग्रेस के लिए पूरी तरह से खुला है। कांग्रेस की जीत यह भी बता रही है कि सांप्रदायिकता चुनाव जीतने की कोई गारंटी नहीं है, जो कि एक बड़ा मैसेज है और बीजेपी की पिच को यह पूरी तरह से खराब करता है। जाने माने राजनीतिक कॉमिस्ट और इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने द वायर के करण थापा के इंटरव्यू में कहा, कर्नाटक ने बीजेपी को अपमानजनक हार दी है और यह कर्नाटक की स्थानीय बीजेपी से ज़्यादा कहीं निजी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हार है, क्योंकि कर्नाटक में नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाते हुए स्थानीय नेतृत्व को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से डीके शिवकुमार के साथ सिद्धरमैया बिल्कुल फ्रंट पर थे। कांग्रेस की इस जीत पर जाने माने अर्थशास्त्री और मनमोहन सिंह के आर्थिक सलाहकार रहे कौशिक बासु ने लिखा है, कर्नाटक जो आज करता है भारत उसे कल करता है। अब यह देखने वाला होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यह एक बड़ा मैसेज है या फिर कांग्रेस अति उत्साह में अपनी ही लुटिया डुबो देगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।